उत्तराखंड में ऑनलाइन जिहाद पर भटके संत धर्मांतरण रोकने के लिए ऑनलाइन बिल को बताया जरूरी। केदारनाथ धाम में रील्स बनाने वालों पर प्रशासन की नजर, पवित्रता बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, क्यूआरटी टीम तैनात। पतंजलि योग पीठ में परिजनों का हंगामा, इलाज के नाम पर देहरादून के बुजुर्ग से ठगी, 2.25 लाख का लगाया चूना। देहरादून में यमुना से मसूरी के बीच पानी का पहला सैंपल फेल, केंद्र सरकार की भेजी किट से इंजीनियर दोबारा करेंगे जांच। रुद्रपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर जगरूप सिंह की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त, अपराध से खड़ा किया था काला साम्राज्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। हरिद्वार के व्यापारियों ने प्रेस क्लब में पॉट टैक्सी को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई। व्यापारियों का कहना है हरिद्वार की भौगोलिक परिस्थिति एवं धार्मिक आयोजन मार्ग के हिसाब से अनैतिक रूट पर बनी डीपीआर पर पॉटकार चलाना किसी भी रूप से सही नहीं है। सर्वे टीम ने सरकारों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कुंभ पेशवाई मार्ग, धार्मिक शोभा यात्रा मार्ग, भूमिगत कार्यों की अनदेखी, व्यापारियों के व्यापार को ध्यान में न रखते हुए बनाई गई अनैतिक डीपीआर सिर्फ मोटा बजट ठिकाने लगाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। बिना किसी विभाग की एनओसी लिए, बिना सम्मानित अखाड़ों एवं जनता से संवाद किए बनाई गई अनैतिक डीपीआर बदली जाए। पुनः मुख्यमंत्री जी से अपील करिए कि पॉटकार रूट जो है उसके परिवर्तन की मांग हरिद्वार के तमाम व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन कर रहे हैं। उस पर आप संज्ञान लीजिए और ये रूट हरिद्वार की भौगोलिक परिस्थिति, पौराणिकता को खतरे में डाल के तैयार किया गया है। इसकी डीपीआर तैयार करने वाले सर्वे टीम के अधिकारियों की जांच की जाए, इनको कटघरे में खड़ा किया जाए कि क्यों नहीं जनता के साथ संवाद किया, क्यों नहीं सामाजिक संस्थाओं गंगा सभा के साथ संवाद किया, क्यों नहीं हमारे सम्मानित अखाड़ों से इस पर विचार विमर्श किया। ये हर प्रकार से हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को कराघात करने के उद्देश्य से बनाई गई अनैतिक डीपीआर है। इसके रूट पर मांग करते हैं। हम विकास विरोधी नहीं है, हम पॉटकार के विरोधी नहीं है, हम इस रूट के विरोधी है जो जनता के अहित में है, हरिद्वार के व्यापारियों के अहित में है और हरिद्वार की पौराणिकता को खतरा दे रहे हैं। तो इसके रूट को चेंज करने की मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं और साथ ही ये भी बात कह रहे हैं कि इसके रूट के चेंज होने तक हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम किसी भी रूप में किसी भी व्यापारी का अहित नहीं होने देंगे। से था कि इसमें हमारी ये उसमें पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी, ट्रैफिक। बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर बिंदुखत्ता संघर्ष समिति के आह्वान पर बिंदुखत्ता से लालकुआं तहसील तक विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ गया, जिसको संभालते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा और इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें रक्षा के दौरान बिंदुखत्ता का राजस्व गांव बनाना, बिंदुखत्ता को अतिक्रमण की सूची से बाहर किए जाना और बिंदुखत्ता ग्राम वासियों को हक हुकूक के परमिट जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। हमारे बिंदुखत्ते की पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जो यहाँ पर बढ़ चढ़ करके इन्होंने हमारा साथ दिया। हम पूरे बिंदुखत्ते की जनता का 2 ही मांग है। पहला मांग है बिंदुखत्ते को डिफॉरेस्ट करके राजस्व गांव बनाया जाए और जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले 2024 से पहले राजस्व गांव बनाया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जो अतिक्रमण की हटाओ सूची में आपने हमको 6ठे नंबर पर डाला है, पहला नंबर आपने तोड़ दिया है। अब हमको डर की भय और सब कुछ हमारे गांव वालों को बहुत भयभीत हैं और वो चाहते हैं कि अतिक्रमण सूची से लिखित में चाहिए हमको कि आपने आश्वासन नहीं,
खंडन भी नहीं चाहिए हमको लिखित में चाहिए कि अतिक्रमण सूची से बाहर किया जाए। हम तो चले जाएंगे 4 साल 5 साल बाद, परंतु हमारे नाती पोते और सब लोगों के पास अतिक्रमण सूची में हमारा बच्चों का नाम होगा, बिंदु खत्ते का नाम होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से, अब डबल इंजन की सरकार है, वो अतिक्रमण सूची से सबसे पहले हमको अलग करें और जिस प्रकार से गोट खत्तों के सूची में लोग रखे हैं उसी प्रकार से बिंदु खत्ते की जनता को गोट खत्तों की सूची में डालें। और जब आप गोट खत्तों को टूनिया ग्राम को नहीं हटा रहे, कल रात भी भाजपा सरकार के गुंडे जो हैं वो हमारे लोगों को धमका रहे थे और कह रहे थे कि दुकान जो है जबरदस्त कल दुकान खोलना। भाई देखिए, ये जनता को हम घर से उठा के तो लाए नहीं है ना, ये जो है खुद यहाँ पर आई है। और भाई सरकार की मंशा अगर साफ तौर पे ये राजस्व गांव देना चाहते हैं तो ये क्या मांग रहे हैं? क्या राजस्व गांव विरोध कर रहे हैं? ये लोग उस जमीन में बसने वाले लोग हैं जिन्होंने, कितने लोगों के बच्चे यहाँ हुए हैं, पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये कहाँ जाएंगे भाई अगर आप इनको उजाड़ोगे? तो मेरा साफ सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि भाई देखिए, अगर बिंदु खत्ता व और भी वन भूमि में बसे हुए लोगों के साथ आपने छेड़छाड़ी करी तो पहली गोली हरेन बोरा को लगेगी पुलिस की। मैं इसे बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए संघर्ष समिति द्वारा एक दलगत राजनीति से हट के यहाँ पर आज एक विशाल जनसैलाब उमड़ा था। सब लोगों का मानना यही है, माननीय स्वर्गीय ND तिवारी जी द्वारा बिंदु खत्ता में रोड, बिजली, पानी, ITI और कई विकास कार्य किए, तब से आज तक का वहाँ पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जिस तरह से जनता को बरगला रही है तो राजस्व गांव बनना चाहिए और शासन द्वारा जो अतिक्रमण यहाँ पर चिन्हीकरण किया गया हुआ है बिंदु खत्ता में कई जगह को, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र एक ऐसी बसासत है, जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर स्कूल है, आंगनबाड़ी है, कई चीजें। तो हम लोगों की ये मांग है कि देखिए, बिंदु खत्ता के बहुत सारे लोग राजस्व ग्राम बनाने की अपनी मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस के माध्यम से तहसील आए। उनके द्वारा अपनी मांगे रखी गई, ज्ञापन दिया गया और शांतिपूर्वक ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मुख्य मांग जो उनकी है वो बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाया जाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया जो है वनाधिकार अधिनियम 2006 में वर्णित है और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हाँ, इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन समय भी लगेगा, कुछ एविडेंसेस की भी आवश्यकता पड़ती है उसमें। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 2 स्तरीय कमेटी अभी और है, उपखंड स्तर की समिति है और जिला स्तर की समिति है, उसमें भी जाएगा, तब ये फाइनलाइज होने पर आएगा। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नाबालिग को भगाने वाले समुदाय विशेष के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते दिन जनपद चमोली के गौचर शहर में 2 युवकों द्वारा नाबालिग को भगाने का प्रयास किया जा रहा था। हिंदूवादी संगठनों के हस्तक्षेप के बाद मामला प्रकाश में आया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिसर के हंगामे के बाद पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। चंद घंटों बाद ही पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौचर चौकी क्षेत्र में कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एक धर्म विशेष के व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें स्थानीय लोगों में काफी रोष भी था। पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। धारा 363 और 8 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके जो ये 2 अभियुक्त थे, गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोइनुद्दीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन, इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें मैं स्थानीय लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की गई है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बच्ची माइनर है, तो इसमें जो भी सख्त कार्रवाई हुई वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इसमें किसी भी प्रकार के भड़काने वाली जो सामग्री हैं या सोशल मीडिया में इस तरीके की कोई चीज़ आती है, उनसे अपनी दूरी बना के रखें और प्रशासन का इसमें सहयोग प्रदान करें।
इन दिनों लगातार अलग अलग जिहाद सामने आ रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने अब ऑनलाइन जिहाद का मामला उठाया। हरिद्वार के साधु संतों का कहना, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कुछ जिहादी तत्व धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। साधु संतों ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने पर नाराजगी जताई। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और उससे जुड़े संतों में गेमिंग जिहाद का पूर्ण रूप से विरोध किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी ने भारत सरकार और राज्य सरकार से अपील की है, धर्मांतरण रोकने के लिए वन लाइन बिल पास करें जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना धर्म न बदल सके। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसी धर्म का ही पालन करे। अखाड़ा परिषद को लगता है इस बिल से एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति समाज में असामाजिक गतिविधियां रुक जाएंगी और इस बिल पर अगर सोच विचार किया जाता है तो यह साफ तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को चुनौती दे सकता है। वहीं बड़े अखाड़े के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने ऐसे ऑनलाइन गेम और जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा, लगातार नए नए षड्यंत्र कर धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। धर्मनगरी हरिद्वार के जिला कारागार में मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा कैदियों के लिए भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों के माध्यम से जिला कारागार में बंद कैदियों को खूब नचाया। जिला कारागार में हुए कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कन्हैया मित्तल ने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। सबसे पहले कन्हैया मित्तल ने 2024 लोकसभा चुनाव पर अपने प्रसिद्ध भजन जो राम को लाए हैं उस पर बोलते हुए कहा वो इस भजन को मॉडिफाई कर 2024 में मोदी जी के लिए गाएंगे। वहीं राम मंदिर के इंतजार पर बोलते हुए कन्हैया मित्तल ने कहा इस वर्ष राम मंदिर का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। रामलला सबको अपने धाम में विराजमान होकर आशीर्वाद देंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा उनकी राम मंदिर को लेकर चर्चा होती रहती है। उन्होंने बताया वो राम मंदिर पर अपना एक कार्यक्रम भी करेंगे जिसकी तैयारियां उनके द्वारा की जा रही हैं। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग और किल्लत भी बढ़ रही है। प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है और इसके सापेक्ष कम बिजली उपलब्ध है। लिहाजा यूपीसीएल को महंगे दामों पर बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर सहित कई जिलों में ग्रामीण इलाकों में 1 से 2 घंटे बिजली कटौती होने लगी है। बता दें पिछले साल जून माह में भारी गर्मी के बीच बिजली की अधिकतम मांग 14 जून को 5.5 करोड़ यूनिट तक रिकॉर्ड हुई थी और इस साल 7 जून को बिजली की मांग 5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है, जिसमें सापेक्ष यूपीसीएल के पास केंद्रीय पूल, राज्य पूल व आवंटित कोटे से 4.4 करोड़ यूनिट बिजली ही उपलब्ध है। बाजार में बिजली के दाम 10 रुपए यूनिट तक पहुंचने लगे हैं। ऐसे में रोजाना करीब 60 लाख यूनिट बिजली खरीदना यूपीसीएल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। महंगी होने के बावजूद बाजार में इस वक्त बिजली की किल्लत है। हरिद्वार ज्वालापुर क्षेत्र से गर्भवती युवती को हैदराबाद के नर्सिंग होम ले जाने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पकड़कर खूब हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया मुस्लिम युवक ने लव जिहाद के तहत युवती से दुष्कर्म किया और गर्भपात के लिए उसे नर्सिंग होम में लेकर आया। कार्यकर्ताओं ने युवक को भी जमकर खरी खोटी सुनाई और इस बीच हैदराबाद थाना पुलिस वहां पहुंच गई और कार्यकर्ताओं को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने युवती के स्वजन को बुलाकर दोनों को ज्वालापुर कोतवाली भेज दिया। प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने का काम ये जिहादी कर रहे हैं। लगातार रोज नए नए मामले हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर नाम बदलकर उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। हाल ही में जो कल ये दुर्घटना हुई है वो लड़का ज्वालापुर का रहने वाला था और उसने अपना नाम हिंदू रखकर उस लड़की के साथ 1 वर्ष से उसके नाजायज संबंध बना रहा था और वो लड़की गर्भवती हो गई, जिसके बाद बहुत सारा हंगामा वहाँ पर हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि में इस प्रकार के अपराध को बढ़ाने से रोकने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। विशेषकर जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो विद्यालय में जाती है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है,
उनको भी इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा और समाज में जागरूक रहते हुए ऐसे विषय से बचना चाहिए। परिवार, माँ बाप या भाई बहन उनके भले के लिए, उनके अच्छे के लिए और प्रयास करते हैं, उनको रोकते हैं, तो उनको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो उसका अंत, जो परिणाम हम सब ने दिल्ली की घटना देखी होगी और किस प्रकार से ऐसे जिहादियों ने निर्मम रूप से ऐसी लड़कियों की हत्याएं की है, तो आज समाज में जागरूक होने की आवश्यकता है। टीवी चैनलों पर लगातार ये सब स्टोरीज आ रही है। ये केवल मुसलमानों को टारगेट किया जाता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो लड़के हैं वो जिहादी ही हैं, वो विशेष रूप से और टारगेट कर कर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ विवाह जैसा जो एक पवित्र संबंध है उसके कलंकित करने का काम कर रहे हैं उसको। इसीलिए मैं समाज को कहूंगा कि जागरूक रहे, सावधान रहे और ऐसी घटनाओं से बचे। काशीपुर में केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के छात्र छात्राओं को नव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, जो लोग नए मतदाता बने हैं वो एक साथ बैठकर मतदान के महत्व को आपस में शेयर कर रहे हैं और इनको नव मतदाता सम्मेलन का नाम दिया गया है। वोट का महत्व क्या है, वोट क्यों देते हैं, वोट देने से क्या होता है, इन सभी बातों पर चर्चा हुई। बने हैं वो सब लोग एक जगह बैठकर मतदान के महत्व को शेयर कर रहे हैं आपस में। इसको नव मतदाता सम्मेलन का नाम दिया है कि आखिर वोट का महत्व क्या है, हम वोट क्यों देते हैं, वोट देने से होता क्या है। वोट देने से जब हम अपनी राज सत्ता का चयन करते हैं तो आपने देश और दुनिया में देखा है, अगर गलत वोटिंग होती है तो देश की क्या स्थिति हो जाती है, और जब सही वोटिंग होती है 8-9 साल में ही देश किस तरह से पलटी खा के विश्व के नंबर 1 देशों में आ जाता है। इसका उदाहरण हमारे पास है, हमारे देश में है। यहाँ आप देखते आ रहे होंगे सिर्फ 9 साल पूरे हुए हैं मोदी जी को, और 9 साल में दुनिया की हम एक किस्म से शक्ति बन गए हैं। कोई घटना दुर्घटना आज दुनिया में होती है तो भारत का व्यू क्या है, मोदी जी क्या बोलेंगे, बड़े बड़े देश आज हमारी ओर टकटकी लगा के देखते हैं। 3 रेटिंग हो गई हैं विश्व की। नंबर 1 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार में नंबर 1 निकले, दूसरी बार जो रेटिंग हुई उसमें भी नंबर 1 निकले, और तीसरी बार अभी हुई है निष्पक्ष, उसमें हम वोटर नहीं हैं, विश्व के लोग हैं, तो नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 निकले हैं रेटिंग में। ये होता है वोट का महत्व कि आप राइट आदमी को चुन रहे हैं या फिर गलत आदमी को चुन रहे हैं। ये आपका वोट निर्धारित करता है, देश की तकदीर को निर्धारित करता है। आपकी नीतियां क्या होंगी, विदेश पॉलिसी क्या होगी, आपकी डिफेंस की पॉलिसी क्या होगी, एग्रीकल्चर की पॉलिसी क्या होगी, यूथ की पॉलिसी आपकी क्या होगी, सारी चीजों के बारे में देश की बेहतरी के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये एक वोट निर्धारित कर देता है। कौन लोग आएंगे, कौन लोग इसको ठीक तरीके से बना सकते हैं। इसलिए जो मतदाता सम्मेलन हो रहा है पहली बार यूथ का, ये ऐतिहासिक है और सबको गुदगुदी लगी रहती है कि हम सही जगह वोट का बटन दबाएं। ठीक है। रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यालय दिल्ली रोड के समीप स्थित है और इस कार्यालय में हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। बैठक के लिए हाईटेक सुविधाओं से लैस हॉल तैयार किया गया। वहीं आने वाले हर चुनावों में पार्टी को इसका लाभ होगा। और जुझारू मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप हम सबको बधाई देने के लिए आए हैं। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन जरूर करना चाहेंगे। ये तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का जो हमारे इस प्रदेश का मुखिया है और जिनके सानिध्य में पूरी पार्टी आज बहुत तेजी से सरकारी कार्यक्रमों को लेकर के अंतिम छोर तक जा रही है,
ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमको खुशी बांटने के लिए आए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमको खुशी है कि हमारे संगठन की जो रीढ़ कहलाते हैं और जो केंद्र धुरी बन करके पूरे संगठन की ताकत बन करके रहते हैं 24 घंटे, ऐसे हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय जी भी, जो कल से ही यहाँ पर हैं और जिनके पूरे मार्गदर्शन में ये पूरा तंत्र आगे बढ़ रहा है, ऐसे अजय कुमार जी भी हमारे बीच है, संगठन महामंत्री। जोरदार तालियों के साथ हम इनको भी अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे बीच हमारे बड़े भाई और सांसद नरेश बंसल जी, जिनका आशीर्वाद हमको रहता है। इस जिले के जिलाध्यक्ष शोभाराम को तो बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उनका कार्यालय बन रहा है। जोरदार तालियों के साथ इनको भी बधाई देंगे हम लोग। आदित्य चौहान जी यहाँ के प्रभारी भी हैं, प्रदेश मंत्री हैं, वो हमारे बीच है। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय विधायक जो रुड़की है प्रदीप बत्रा जी यहाँ पर है। राष्ट्रीय संयोजक कार्यालय निर्माण समिति रविंद्र जाजू जी और प्रदेश कार्यालय संयोजक और जो पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं हमारे आशीष गुप्ता जी भी यहाँ पर हैं। और आशीष गुप्ता जी ने बहुत जोर से लगा करके ये काम किया है, हम उनको भी शुभकामना देना चाहते हैं। हमारे बीच हमारे जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष हमारे बीच है किरण चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी, और उनको भी हम शुभकामना देने के लिए वो भी हमारी खुशी में आए हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष देशराज जी हैं, मयंक गुप्ता जी संयोजक है डाटा प्रबंधन के, राकेश गिरी जी ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच पूर्व विधायक जैन साहब हैं, हमारे चंद्रशेखर जी हैं। मैं दोनों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इधर मंच पर आएंगे, हमको खुशी होगी। और जो प्रत्याशी रहे हैं राजपाल सिंह जी है, मास्टर सतपाल जी हैं, मुनेश जी हैं, दिनेश जी हैं, रानी देवयानी हैं, और हमारे बीच हमारे पूर्व मंत्री और हमारे बहुत जुझारू नेता स्वामी जी भी हमारे बीच हैं। अरविंद जी और महामंत्री प्रवीण संधू सहित हमारे यहाँ चेयरमैन हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे संगठन के सारे लोग। आज यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी, इस देश के अंदर ये जितने लोग बैठे हैं इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। 33 सालों में हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं था, यहाँ 6 के 6 ब्लॉक थे, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं था। ये प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन और मुख्यमंत्री जी आपके सानिध्य में इन लोगों ने जो चमत्कार किया, इतिहास में एक नया इतिहास दर्ज कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष भी निर्विरोध, उपाध्यक्ष भी निर्विरोध, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध, 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध और 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख भी निर्विरोध। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि इस कार्यालय को बनने के बाद जो और जोश के साथ हम काम करेंगे। हमने तो ये इतिहास रच रहे हैं, लेकिन इस कार्यालय को बनने के बाद जो हमारी सक्रिय गतिविधियां और बढ़ेंगी, वो निश्चित रूप में पूरे प्रदेश में इस जिले को उसकी शिखर तक एक नए उदाहरण के रूप में जरूर प्रस्तुत करेंगे। मुझे मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद देना है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपकी अगुवाई में जिस तरीके से इस प्रदेश में काम हो रहा है, इस प्रदेश में एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। और मैं हरिद्वार के आंकड़े देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जहां तक नजर जा रही एक एक कार्यकर्ता को मैं पहचानता हूं, जिम्मेदार रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। आज यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, एक योद्धा के रूप में हर व्यक्ति के पीछे 10-10 हजार लोग कम से कम है। ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जनधन खाते केवल इस जिले में 8,53,932 साढ़े 8 लाख जनधन के खाते खुले हैं, जिनके कभी बैंक में खाते ही नहीं थे। और आज जिनके बैंक में खाते नहीं थे, 8.5 लाख लोगों के खाते खोलने के बाद
405 करोड़ आज उनके खातों में जमा है। ये पहली बार यहाँ कि इस जिले में इतने जनधन के खाते खुले हैं। प्रधानमंत्री आवास 6175 80 करोड़ 27 लाख की लागत से ये पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं। और प्रधानमंत्री शहरी आवास जो बने हैं 2075 जो 41 करोड़ की लागत से बने हैं। और मुख्यमंत्री जी आपने कुछ दिन ही पहले अभी उद्घाटन किया है और बहुत जल्दी लगभग 1500 आवास का मुख्यमंत्री जी फिर उद्घाटन करने वाले हैं। ये नया इतिहास रचा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो शौचालय इस जनपद में मिले हैं 1,12,770 शौचालय मिले हैं। 135 करोड़ की लागत से ये शौचालय बने हैं। ये भी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। यदि देखा जाए तो ये जो फ्री विद्युत कनेक्शन मिले हैं 46,281 लोगों को इस जिले में फ्री विद्युत कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो एलपीजी जो गैस कनेक्शन है 1,12,036 से भी ज्यादा लोगों को मिले हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब आपने 3 फ्री गैस सिलेंडर दे करके एक नया इतिहास उत्तराखंड की धरती पर रचाया है। इसलिए मैं कहता हूं चाहे दिव्यांगजनों का हो चाहे किसान सम्मान निधि 1,37,773 लोगों को 285 करोड़ सीधा मुख्यमंत्री जी आपके सानिध्य में आपके प्रेरणा से सीधे उनके खाते में गया। पहली बार इतिहास में हुआ 285 करोड़ सीधे किसानों के खाते में गया है प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत। और अभी जिस तरीके से कुछ लोग नाटक रच रहे थे बैठते थे वो लोग जिन्होंने कभी किसानों की चिंता नहीं की, जिन्होंने कभी गन्ना किसानों को मुंह जब उनकी सरकार होती थी तो जो मुंह लेकर के रहते थे वो नाटक करने के लिए यहां पर बैठते। मुख्यमंत्री मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 44 करोड़ रिलीज करके किसानों के हितों में अभी जो कि ये मिल है उनका भुगतान करना और जो शेष रहा है उसकी दिशा में भी आपके लगातार निर्देश मिल रहे हैं। इससे हम सब लोग इस बात के लिए भी आपको बधाई देना चाहते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 अरब 81 करोड़ इतना फ्री राशन इस जिले में मिला है। 3 अरब 81 करोड़ का 2020 से लेकर के अभी 2023 तक का आप समझ सकते हैं। ये मैं राशि यदि मैं इसको पढ़ूंगा तो इस जिले के आंकड़ों के साथ प्रमाणों के साथ मैं कहना चाहता हूं जितने 60 साल में काम नहीं हुए उतने इसी समय सरकार के माध्यम से काम हुए हैं। और इसलिए जो महायोजना है संपर्क महायोजना के तहत मैं जरूर चाहूंगा कि इन आंकड़ों के साथ क्योंकि लोगों को तोहफा दिया हमारी गवर्नमेंट ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जिस तरीके से अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की भी चिंता की ये इतिहास में पहली बार है। और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर लीडर भी हमारे पास है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी हमारे पास है। और आज उस पार्टी का एक कार्यालय यहाँ पर स्थापित हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। मैं आप सब की ओर से अपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहता हूँ। जोरदार तालियां जो बजा भी नहीं पा रहे हैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। और जो कार्यकर्ता अपने पीछे की कुर्सियों से उठ करके इधर गैलरी में खड़े हो गए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप कृपया वहीं कुर्सियों पर बैठेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपको देख पाएंगे, उधर बराबर में नहीं देख पाएंगे। मेरा आपसे आग्रह चले जाएं और वहीं बैठे अपने अपने स्थान। पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, जिला प्रभारी श्री आदित्य चौहान जी, रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी,
प्रदेश संयोजक कार्यालय निर्माण समिति श्री आशीष गुप्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री देशराज कर्णवाल जी, श्री राकेश गिरी जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री मयंक गुप्ता जी, श्री किरण चौधरी जी, जिला पंचायत हरिद्वार, विधायक प्रत्याशी श्री राजपाल जी, मास्टर सत्यपाल जी, श्री मुनीश सैनी जी, दिनेश पवार जी, जिला महामंत्री श्री अरविंद गौतम जी, श्री प्रभुणी संधू जी, मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे संत समाज के श्री यतीश्वरानंद जी महाराज, मेरे सामने बैठे हुए पूज्य संतगण, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश चंद्र जैन जी, आदरणीय चंद्रशेखर भट्टेवाला जी, मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं हमारे सभी वार्डों से आए सभी सभासदगण, उपस्थित माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज बाबा केदार एवं भगवान बसरी विजय के आशीर्वाद और आप सभी के पार्टी के प्रति समर्पण, सेवा और सच्ची निष्ठा के बल पर, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, रुड़की में आज पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर हमारे राष्ट्र पुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में एक संगठन की नींव रखी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद के द्वारा अपने आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता से संपूर्ण विश्व में भारत के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके कारण से हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य मिला, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन है जहां पर नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, आज पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम सब लोग काम करते हैं। और इसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण और कड़ी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी एकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जिसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, जिसके लिए देश हमेशा पहले रहा है, हमेशा हमारा एक ध्येय रहा है। और हर इसी ध्येय को मानते हुए हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इसी ध्येय को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, इसको मानते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी उसी वैचारिक प्रतिबद्धता के दम पर हमारी पार्टी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, उत्तर से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। आज शायद भारत का एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी है, जिसका बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, लगातार अपने ध्येय के लिए काम कर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने
हर अवसर पर अपने आप को सिद्ध किया है, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को, जिस ध्येय के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था उस ध्येय को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर नव भारत के यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने श्रम की आहुति देनी है। हम सबको परिश्रम करना है, अथक परिश्रम करना है। तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी साकार करना है। भाइयों बहनों, आज आजादी का अमृत महोत्सव, हम इसमें आप अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और मोदी जी के कुशल एवं ऊर्जावान नेतृत्व में हम अमृत काल में तेजी से दुनिया के अंदर भारत का विस्तार कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आज भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से भारत की साख बढ़ी है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। भारत का रहने वाला कोई भी, चाहे विदेशों में भी रहता हो, उसका सीना भी आज गर्व से चौड़ा हुआ है। भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्व के दूसरे देशों का, दुनिया के देशों का दौरा हुआ, उस दौरे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हुआ, वो भूतों में भविष्य थी। दुनिया के देशों ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, सारे वहां की जितनी परिपाटी थी उस परिपाटी को बदल दिया और सारे के सारे देश आज जिस प्रकार से मोदी जी के रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वो केवल उनका स्वागत नहीं हो रहा है, बल्कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत हो रहा है। हम सब उससे गौरवान्वित हो रहे हैं जो मोदी जी के रूप में संपूर्ण विश्व के अंदर उनका स्वागत हो रहा है। भाइयों बहनों, आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है। ऐसी नींव जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसी नींव जिसमें भव्य अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें काशी विश्वनाथ का नव निर्माण और दिव्य निर्माण पूर्ण हो चुका है, ऐसी नींव जिसमें केदारपुरी का नव निर्माण हो रहा है, ऐसा नींव जिसमें भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनकर तैयार हो रहा है, ऐसी नींव हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसमें केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसके बारे में अभी महेंद्र भट्ट जी बता रहे थे, ऐसी नींव आने वाले समय में रुड़की से दिल्ली जाना 2 घंटे का काम होगा, 2 घंटे से भी कम का समय लगेगा। ऐसी नींव 4 धाम के लिए जो यात्रा करने वाले हमारे भक्तगण होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो सारे के सारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग अपनी यात्रा रेल से करेंगे। ऐसी नींव जो देहरादून का एयरपोर्ट है वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन जाएगा। उन्होंने अपने अभी जिस दिन वंदे भारत एक्सप्रेस हम सबको दी, जिसका स्टॉपेज रुड़की भी है, हरिद्वार भी है, देहरादून से चलकर आने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उस दिन उन्होंने 9 रत्नों की बात करी और वो ऐसे 9 रत्न जो विकास के रत्न हैं, और उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से हम सब उत्तराखंड वासियों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसी नींव जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है, ऐसी नींव जिसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, ऐसी नींव जिससे भारत के अंतिम व्यक्ति पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति के समीक्षण से नई शिक्षा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनके समय में ही नई शिक्षा नीति जब आप केंद्र में शिक्षा मंत्री थे उस समय आई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के गौरव को पुनः प्रशस्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। अपने देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज लोग जाति, क्षेत्र, पंथ, मजहब सबसे उठकर केवल विकास, केवल अपना वोट विकास को समर्पित करते हैं, केवल विकास को देते हैं। भाइयों बहनों, अगर कोई देश की आजादी के बाद
अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 55 से लेकर 60 सालों तक शासन किया है। और इन 55-60 सालों में भी एक ही पार्टी और एक ही परिवार का शासन रहा है। अगर हम इन 9 सालों से हम 65 सालों की तुलना करेंगे, 66 सालों की तुलना करेंगे, उन 60 सालों की तुलना करेंगे तो 9 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 9 साल इतने भारी पड़ने वाले हैं कि कई गुना ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए, आज मोदी जी के समय में जो भी योजना बनाई जा रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगर शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए तो हर वर्ग को दिए गए, उज्ज्वला गैस हर किसी को दिया गया, आयुष्मान भारत योजना चलाई गई, जिसका लाभ आज हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। वह योजना भी किसी को ये देखकर नहीं दी जा रही है कि ये कोई किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का है, केवल इसलिए दी जा रही है कि उसको उस योजना की आवश्यकता है, उसको सहायता की आवश्यकता है, उसको स्वास्थ्य में सहायता की आवश्यकता है, इसलिए योजना दी जा रही है। ये अगर इस प्रकार का अगर पक्षपात किया गया, तुष्टिकरण किया गया, तो केवल उन लोगों के समय में किया गया जिन्होंने आजादी के बाद सबसे लंबे कालखंड तक देश के अंदर शासन करने का काम किया है, लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन सब से उठकर केवल गरीब कल्याण के लिए और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, उसके लिए काम किया है। पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोग भी उनके मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर ये हमने भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना का शिलान्यास करते हैं तो उसका लोकार्पण करते हैं, यानी कि जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमने तय किया कि अगर हम कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना का अगर शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उस योजना का लोकार्पण भी करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वही वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए, यह इस बात को परिलक्षित करते हैं। अंत्योदय के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र हमारी पार्टी की मूल प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में हम सदियों से तिरस्कृत हो रहे जो हमारे तीर्थ क्षेत्र थे, उनको भी विकसित बनाने का काम हो रहा है, जो भूतो न भविष्यति। भाइयों बहनों, आज केंद्र सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश भी सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने की दिशा में, श्रेष्ठ प्रदेश बनने की दिशा में, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती हो, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना विकल्प रही संकल्प और संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में हमने भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों पर किए गए प्रहार से लेकर समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, महिला आरक्षण, भू कानून, देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाना हो, या लैंड जिहाद, लव जिहाद और गरीबों को 3 सिलेंडर निःशुल्क सहित देने वाला या छात्रवृत्ति देना जैसा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हमने सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे सभी बच्चे, आने वाले हमारे नौनियाल, हमारे कर्णधार, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसलिए हमने एक अभूतपूर्व निर्णय यह भी लिया है कि हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक और उच्च शिक्षा के छात्रों को भी उनकी मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। हम किसान भाइयों के लिए हमने देश में, प्रदेश में 18,000 पॉली हाउस 1 साल के अंदर बनाने का निर्णय लिया है। जो केवल साल में 500 बनाए जाते थे, उनको हमने 18,000 बनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से नई पर्यटन की नीति लाए, सौर ऊर्जा की नई नीति लाए, लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए, इसके साथ साथ उद्योगों के लिए भी नई नीति ला रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, यह हमारा मूल मंत्र है। इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए
इसको अपने संकल्प के रूप में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करना है, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करना है। इसको लेकर आपने देखा होगा, हमने चाहे नकल माफिया हो, चाहे नकल कराने वाले हो, या हमने भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, हर किसी को जो कानून की जद में आया है, जिसने गलती की है या जिसने अपराध किया है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी हमने सारे कार्यालयों में, जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, उन सारे सरकारी कार्यालयों में हमने उत्तराखंड की विजिलेंस को इसके लिए नियुक्त किया है कि 1064 एक नंबर हमने जारी किया। आप चाहें तो उस नंबर को नोट कर सकते हैं। आप सरकारी कार्यालयों में जाएंगे तो आपको ये नंबर लगा हुआ मिलेगा, बोर्ड नंबर लगा हुआ मिलेगा 1064। अगर कहीं पर भी आप किसी काम को लेकर जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लेकर जा रहे हैं, आम जन के लोग लेकर जा रहे हैं, किसी ने कोई हीला हवाली करी या किसी ने काम करने में कोई अनावश्यक रूप से जिसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें अगर देरी करने का कुत्सित प्रयास किया तो केवल 1064 में आप फोन करेंगे, आपका नाम भी उसमें नहीं बताया जाएगा कि किसने शिकायत करी है, लेकिन सीधे कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अब नए जोश और नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमें आज इस शुभ दिन पर जब हम इतना शानदार कार्यालय यहां पर बना रहे हैं, जिसके बारे में आदरणीय अजय जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कार्यालय में क्या क्या होता है, कार्यालय किन कामों के लिए होता है, संगठन के विस्तार के साथ साथ आम जन को जो सुविधा देने का हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं का एक केंद्र भी होता है। तो आज हमें संकल्प लेना है कि बाबा केदार की धरती से प्रधानमंत्री जी ने जो कथन कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दशक को भी चरितार्थ करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में और आज में इस शॉर्ट नोटिस में जो कार्यक्रम यहां पर हुआ, जिस प्रकार से यहां पर एक एक वरिष्ठ, एक एक हमारे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि, आज सारी की सारी क्रीम यहां पर एकत्र है। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि लोकसभा का चुनाव होगा तो पिछली बार जितना यहां से अंतर था, उससे कहीं ज्यादा अंतर इस बार हमारा होने वाला है। ये मैं भली भांति यहां पर जान चुका हूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने एक नई कार्य संस्कृति के मंत्र को लेकर और हमारी सरकार प्रदेश में पूर्ण सुशासन स्थापित करने के लिए निरंतरता से आप सबकी जो अपेक्षाएं हैं, उन सभी अपेक्षाओं को अपना मूल मंत्र मानकर, उसको एक ध्येय मानकर आगे बढ़ेगी। आप सबकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए और रुड़की क्षेत्र के लिए चूंकि एक कार्यालय यहाँ बना है, तो 2-3 ये घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को मैं करना चाहता हूँ। रुड़की के